Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is civics, chapter number 3, the government. So let's start the remaining paragraph. Abraham Lincoln defined democracy as the government of the people, by the people and for the people. Hence, in a democracy, it is the people who give power to the government to take decisions and enforce laws. If they are unhappy with its functioning, they can take back their support and even remove it from power. अब्राहम लिंकन ने डिफाइन किया है लोकतंत्र को। उन्होंने कहा है कि जो सरकार है वो लोगों की है और लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है, और जो डेमोक्रेसी है वो लोग उसमें शामिल होते हैं और वो लोगों की पावर की वजह से ही सरकार बनती है। जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है या कोई भी कानून बनाया जाता है वो लोगों के लिए ही बनाया जाता है। तो यदि वो ना खुश होंगे अगर गवर्नमेंट के काम से, सरकार के काम से, तो वो अपना सपोर्ट वापस ले सकते हैं और अपनी शक्तियों को हटा सकते हैं। India is a democratic country. Democracy was established in India after a long struggle against the British government. There are other countries in the world who have struggled for democracy as their form of governance. भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र जो होता है उसकी स्थापना भारत में हुई है बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट सरकार के अगेंस्ट। तो जो हमारे संसार है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया गया, संघर्ष किया गया, उसके बाद ही यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार बनी। नेक्स्ट है राइट इन अ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र का अधिकार। People enjoy various types of freedom and rights in a democratic country. They have the rights to express their views, profess the religious faith of their choice, and for that even criticize the government. And the success of a democracy depends on the participation of alert and vigilant citizens. People constantly monitor the activities of the government. Thus, the government is accountable to the people. यानी कि जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं हमारे लोकतांत्रिक देश में। उन्हें काफ़ी अधिकार भी होते हैं और अपने अधिकारों को एक्सप्रेस करने का, यानी कि जो अधिकारों, अपने व्यू एक्सप्रेस करने का, कोई भी धर्म में अपना जो है विश्वास जताने का उनका अधिकार होता है और वो उनको सफलता मिलती है लोकतांत्रिक देश को। वो हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना भागीदारी देते हैं। तो लोग क्या है लगातार मॉनिटर करते रहते हैं, देखते रहते हैं सरकार की सभी गतिविधियों को, जो कि उनके समक्ष ही सारी गतिविधियां होती हैं। People do not rule directly in a country with democratic government. Countries which are large in size often have a representative democracy in which people elect their representatives to legislature. These representatives in turn form a government and govern the country. In this type of democracy, a government based on majority is allowed to take important decisions on behalf of all the people and work for their welfare. This system of government is known as representative democracy. यहाँ पर लोग जो है वो डायरेक्टली जो भी रूल हैं कंट्री में वो नहीं यहाँ पर लगाए जाते हैं। वो डेमोक्रेटिक सरकार जो होती है, क्योंकि वो लोगों के द्वारा ही जानकर ये रूल्स यहाँ पर लगाए जाते हैं। देश में लार्ज साइज यानी कि बहुत ज़्यादा जो प्रतिनिधि हैं हमारे लोकतंत्र में, जो लोगों द्वारा चुने जाते हैं विधानमंडल में, और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यानी कि जो प्रतिनिधि होते हैं सरकार के, वो ही फिर काम करते हैं देश में लोगों के बिहाफ पर। और जहाँ मेजॉरिटी होती है वहीं पर जो है इम्पॉर्टेंट डिसीजंस अलाउड होते हैं, लोगों के बिहाफ पर वो ले सकते हैं और लोगों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। तो वो काम करते हैं लोगों की भलाई के लिए। तो इस सिस्टम को सरकार का रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है, यानी लोकतांत्रिक प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। These days the government cannot call itself democratic if it does not allow the right to vote or universal adult franchise to all its citizens at the time of election. It UAF means that the right to vote is given to all adults without any discrimination.
यानी कि इन दिनों में जो सरकार है वो किसी को भी नहीं कॉल करती है, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में, और यहाँ पर किसी को भी जैसे कि वोट देने का हर एक को अधिकार होता है। तो पहले के समय में क्या होता था कि हमें वोट देने का अधिकार नहीं होता था, लेकिन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के तहत जो है सभी नागरिकों को इलेक्शन के टाइम वोट देने का अधिकार होता है और बिना किसी भेदभाव के वो वोट दे सकते हैं। विमेन वर गिवन वोटिंग राइट मच लेटर देन मैन इन मोस्ट कंट्रीज। ट्रेडिशनली डिवीजन ऑफ लेबर विद इन the families had not been such that men were expected to go out of home and earn livelihood for the family when women were expected to look after the household affairs। यानी कि जो वुमेन्स होती थी, यानी औरतों को बाद में वोट देने का अधिकार मिला है वो मैन के मुताबिक, अगर मैन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। पारंपरिक जो डिवीज़न मज़दूरों का किया जाता है फैमिली के साथ में, तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि जब आदमी है कहीं बाहर जॉब करने के लिए जाता है अपनी जीविका को कमाने के लिए, उस समय में जो वुमेन होती है वो घर की गतिविधियों को देखती है। It was also believed that since men had greater social interaction, they would be better informed about the affairs of the nation and hence more capable than women. The universal adult franchise leave no space for discrimination on the basis of their religion, race, caste and sex. The reinforces one's faith in democracy which treats everyone on an equal basis. अब यहाँ पर ये पहले माना जाता था कि जो मैन है वुमेन के अकॉर्डिंग ज़्यादा जो है कैपेबल होते हैं और वो सारे जो भी प्रोग्राम कार्यक्रम है उनको अच्छे से देख सकते हैं। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में कोई भी स्पेस नहीं थी भेदभाव की, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, रंग, कास्ट, किसी के भी आधार पर हो। लेकिन फिर यहाँ पर विश्वास किया गया सभी को जो है इस जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के तहत में सभी को एक नज़रिए से देखा जाता था, बराबर की नज़र से देखा जाता था। बट इन द पास्ट only a few people voted at the time of elections. They were a few men who were educated and had property. Women and poor were not allowed to participate in the election. Later on in the 19th century, reform were introduced to give the right to vote to all the adult people. लेकिन पास्ट में बहुत ही कम लोग जो थे वो इलेक्शन के समय वोट देते थे और जो कुछ आदमी थे जो एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे और उनके पास प्रॉपर्टी थी, वही लोग वोट देते थे और वुमेन और गरीब लोगों को इलेक्शन में भागीदारी नहीं दी जाती थी। लेकिन बाद में 19वीं शताब्दी में इसको रिफॉर्म किया गया और इंट्रोड्यूस कराया गया और जो वोट देने का अधिकार था वो सभी अडल्ट पीपल्स को दिया गया। The British women were, however, not allowed to vote. They waged a long struggle to get the right to vote. In comparison to the origin of democracy, the women in England were given the power much later. They had to organize a protest movement against this discriminatory policy. These protesters were known as suffragettes. In Britain, this movement began in 1817s. 3 million women signed a petition demanding the right to vote. These movements became popular under the leadership of Emmeline Pankhurst. Finally, in 1928, women were given the right to vote in Britain and were treated at par with men. तो यहाँ पर जो है बाद में विमेन जो थी ब्रिटिश वुमेन उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं अलाउड किया गया था। बाद में उसके बाद जो लंबा संघर्ष चला वोट देने के लिए और देखा गया जो लोकतांत्रिक के कंपैरिजन में जो इंग्लैंड की विमेन्स थी उनको ये पावर बाद में दी गई। अब काफ़ी आंदोलन किए गए इस पॉलिसी के तहत और जो आंदोलन चलाया गया उसे यहाँ पर जिसे नारी मताधिकार कहा गया। और ब्रिटेन में बाद में जो आंदोलन है वो शुरू किया गया 1870 में। 3 मिलियन वुमेन ने साइन किया ये पिटीशन और डिमांड की वोट देने के अधिकारों की। बाद में ये जो आंदोलन है वो बहुत ही पॉपुलर हो गया। किसके लीडरशिप में, नेतृत्व में, एमेलाइन पैंकहर्स्ट, इनके नेतृत्व में ये आंदोलन काफ़ी पॉपुलर हुआ था। फाइनली 1928 में वुमेन जो थी उनको वोट देने का अधिकार दिया गया ब्रिटेन में और उसके बाद जो मेन के तरीके से ही यानी मेन के बराबर में ही वुमेन्स को भी ट्रीट किया गया।
In 1848, the same suffragette movement started in America, while in Britain, this movement began in 1870s. Later, this movement spread in many other countries too. As a result, women got the right to vote in New Zealand in 1893, Australia in 1902, and USA in 1920. France gave women the right to vote in 1945. It is to the credit of India that the first general election held in the country in 1952 were based on the principle of universal adult franchise. Today, women fight for greater representation in legislature. The basis of democracy is equality, and universal adult franchise truly adds meaning to the concept of democracy. 1848 में सेम जो नारी मताधिकार था, जो आंदोलन स्टार्ट किया गया अमेरिका में और उसके बाद ब्रिटेन में, तो ये जो आंदोलन है वो शुरू हुआ 1870 में, और उसके बाद ये जो आंदोलन है वो सभी कंट्रीज़ में भी फैल गया, और इसका रिज़ल्ट ये निकला कि जो वुमेंस को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ न्यूजीलैंड में 1893 में, ऑस्ट्रेलिया में 1902 में, एंड यूएसए में 1920 में। फ्रांस ने भी वुमेंस को वोट देने का अधिकार दिया 1945 में, और ये पूरा जो क्रेडिट है भारत को जाता है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो थे हेल्ड किए गए देश में 1952 में। अब ये जो जिस सिद्धांत पर ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आधारित था उसी पे अब आज वुमेन जो है वो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं प्रतिनिधित्व की विधानमंडल में। लोकतंत्र के आधार पर समानता और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है सही मायने में लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट है। कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका एंड यूएसए फेस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और apartheid. The black people of any country were tutored and discriminated by the whites. Apartheid in Africans means apartness or separateness. This is the name of the policies of racial segregation practiced by the governing white minority population over the non-white majority population. The black people were denied the right to vote, to travel the mix and mix up with the white people. In trains, separate coaches were reserved for the white population. Thus, the best facility were available only to the whites. अब देश जैसे कई देशों में जैसे साउथ अफ्रीका में और यूएसए में यहाँ पर रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था जिसे अपार्थाइड कहा जाता था। अब यहाँ पर जो ब्लैक लोग थे वो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनको भेदभाव किया जाता था वाइट्स लोगों के द्वारा। और इसमें अफ्रीकन्स जो हुआ करते थे उसमें क्या है सेपरेशन, उन्हें अलग समझा जाता था। अब उनको जो जिस पॉलिसी के आधार पर रंग भेद के आधार पर उन्हें ट्यूटेड किया जाता था, यानी कि उनको साथ में शोषण किया जाता था। वाइट लोगों की जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी थी और ब्लैक लोग जो है वो उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं था और वो मिक्सिंग से ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे वाइट लोगों के साथ। ट्रेन कोचेस भी वाइट लोगों के लिए रिज़र्व किए जाते थे और उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती थी, लेकिन ब्लैक लोगों को नहीं दी जाती थी। To fight against apartheid, Nelson Mandela, under the supervision of African National Congress, organized an anti-apartheid movement. After a long period, Mandela became the first black president of independent South Africa. The movement against apartheid brought in the true spirit of democracy. बाद में जो है इस रंग भेद के लिए लड़ाई लड़ी गई। नेल्सन मंडेला ने इसे पूरा देखा, सुपरविजन किया इसका। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज की गई और इस रंग भेद के आधार पर आंदोलन चलाया गया। बाद में लंबे संघर्ष के बाद जो है मंडेला जो है इसके पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, स्वतंत्र प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के। एंड ये जो आंदोलन है जो रंग भेद के आधार पर चलाया गया था, ये बाद में एक सच्ची जो स्पिरिट है डेमोक्रेसी की वो लेकर आया। The General Assembly and the Security Council declared the apartheid policy as inhuman against the Charter of the UN. Apartheid was termed by the UN as a crime against humanity and the dignity of mankind. अब जनरल असेंबली थी और जो सिक्योरिटी काउंसिल थी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो रंग भेद की पॉलिसी है, नीति है,
वो मानव ह्यूमन के अगेंस्ट है और ये घोषणा की गई कि जो रंग भेद की जो टर्म है ये जो एक क्राइम है और ये मानवता के अगेंस्ट है, उनके मानवता के सम्मान के अगेंस्ट है और ये नहीं होना चाहिए।